फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके और साइंस की बेहतरीन सुपर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए क्लास में और आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल से मैंने एक नए सिरे की शुरुआत की है और इसमें डेली आपके लिए साइंस की क्लासेस हो रही हैं। मेरे प्यारे भाई कल मैंने साइंस के कुछ कम क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, बट आज मैं साइंस के भी क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा, साथ में जीके के भी क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा, साथ में साइंस की भी अलग से क्लासेस होंगी जो कि आपकी 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास को देखने के बावजूद लाइक तक नहीं करते हैं। देखिए मित्र, मेहनत जी जान शिद्दत जो कुछ भी है अपना कीमती समय हम आपके लिए खर्च करते हैं, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड जो है मैंने ब्लैक कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आए पढ़ने में, क्योंकि आप रात को क्लास लेते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा, देखिए समझिएगा, बुलंद दरवाज़ा जो है ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। भैया कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा मित्रा, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सारनाथ में। चौखंडी स्तूप जो है ये कहाँ पे है मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा सारनाथ में है। मेरे मित्र प्यारे भाई याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिया था, अगर आपसे पूछा जाए तो वो सारनाथ ही होगा, ठीक है। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया था तो वो दिए थे श्रावस्ती में। मैंने गौतम बुद्ध से संबंधित एक ट्रिक बता रखी है, अगर आप देखते होंगे तो जानते होंगे। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए भारत की जो संविधान सभा है इसके गठित करने का मतलब जो आधार था, बेस था, ये क्या था? देखिए समझिएगा, जो सही आंसर होगा ये होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो याद रखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें कहा गया है कि किस आधार पे किया गया और साथ में वहाँ पे वर्ष का भी डिमांड की गई। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे केवल और केवल लिखा गया है कैबिनेट मिशन, तो वही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए मित्र सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन या फिर इस बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे मात्र 2 दिन के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बन रही हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और उसके एक वर्ष बाद यानी कि 1527 में ही बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था, खानवा का युद्ध लड़ा गया।
देखो उत्तर प्रदेश में जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1527 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए चंदावर का युद्ध जो है ये 1194 में लड़ा गया था। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जल्दी जल्दी क्लास करवाऊं और कम समय में आपके क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ, तो मेरे प्यारे भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी तेज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्नों को कवर कर पाएँ। ओके डियर, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताओ चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1194 में। राइट होगा आपका ए ऑप्शन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। लेकिन पहले बता दें प्यारे दोस्तों, क्लास में और आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी मित्र के लिए 5000 प्लस जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है, मात्र 39 रुपये में है। अगर आप चाहते हैं तो इसे परचेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस ई बुक को पूरे मन के साथ पढ़ लेते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपका जीके का तो डर लगभग खत्म हो ही जाएगा। अब देखिए जीके विषय में 100% की गारंटी तो नहीं ली जा सकती, आप भी जानते हैं, क्योंकि जीके एक अनंत नाम की सब्जेक्ट है। मेरे प्यारे भाई अगर आप इस ई बुक को मात्र 39 रुपये में ख़रीद लेते हैं तो आपका जीके तो कवर हो ही जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं तो 60% डिस्काउंट के साथ अभी आप परचेज कर पाएंगे। UPI ID है पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आपको मात्र 39 रुपये पेमेंट करना है, या फिर व्हाट्सअप नंबर है 8948667652। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके भी ई बुक को परचेज कर सकते हैं और डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। इस ई बुक का में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टडी जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। टारगेट किया गया है आपके यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर और कांस्टेबल एग्जाम्स को, उसी को टारगेट करके यह ई बुक आपकी तैयार की गई है। बहुत बेहतरीन सुपर डुपर ई बुक है आपकी। 5000 से भी अधिक क्वेश्चंस इसमें हैं और सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, चाहें तो आप अभी परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आप सभी के सामने, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? देखिए आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। हाँ, अगर पूछा जाए कि आगरा पर बाबर ने अधिकार कब किया था, बताएं। बहुत गजब का क्वेश्चन है। समझिएगा, जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी 1526 में, उसी समय। कब? 1526 में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? देखिए ये आपके जो भी क्वेश्चंस मैं आज लेकर के आया हूँ ना, ये आपके यूपी पुलिस के लिए पूरे रामबाण वाले क्वेश्चंस हैं, इतना समझ लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके अपडेटेड हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चंस को टाइप करने में, मेहनत अच्छी लग रही है ना? लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्र, क्योंकि मेहनत जी जान सीधा जो कुछ भी अपना कीमती समय हम आपके लिए खर्च करते हैं, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका इतना फ़र्ज बनता है कि आप कम से कम फ्री में क्लास को लाइक तो कर ही सकते हैं। देखो अगर आप लाइक कर दोगे तो ऐसा नहीं है मित्र कि आपके बैंक अकाउंट से कैसे पैसे खतेंगे, या फिर लाइक कर दोगे तो आप पढ़ा हुआ भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कहीं खुद नहीं कहता। मैं जानता हूँ गाइस कि आप लाइक करेंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, और आप भी जानते हैं कि अगर आप लाइक करेंगे तो मैं भी समझ पाऊँगा कि आप समझदार हैं। इतनी आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राइट हो जाएगा आपका 1658। सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1658। राइट क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। देखिए बंगाल का विभाजन जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा कर्जन के द्वारा। राइट हो जाएगा डियर आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में हुआ, किसके द्वारा किया गया? तो कर्जन के द्वारा किया गया। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन।
अगला, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। साथ में आप ये भी बताएंगे कि मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था। दो चीज़ है, दोनों को आपको बताना है, दो क्वेश्चंस हैं। देखिए, करो या मरो का नारा जो है ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। राइट होगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, तो मरो नहीं मारो का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कुल कितने देशों के साथ लगती है। सभी जानते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या है ये 7 है। फिलहाल गाइस ये स्थलीय देशों की हम बात कर रहे हैं, अब अगर सब कुछ जोड़ लिया जाए तो ज़्यादा है। फिलहाल 7 में आप जानते हैं कि एक ट्रिक भी आपने याद कर रखी है, बचपन में MBA किया, यानी बंगाल, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये ऐसे 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से सटे हैं। और कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 7 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे बता रहे हैं कि 7 देशों के साथ लगती है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जो हड़प्पा सभ्यता हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो हड़प्पा स्थल है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे है। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। कुछ यहाँ पे नगर और कुछ जो नदी के किनारे बसे उनको देख लेते हैं। जैसे पूछा जाए अगर आपसे कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख है, जिससे विशाल स्नानागार ये सब मिले हैं, तो ये किस नदी के किनारे है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है, और लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख है, तो ये किसके नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए 2 सेकंड का समय लेके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है। सूर्य के किस भाग को मानव, यानी कि हम सभी लोग सूर्य के किस भाग को देखते हैं। राइट हो जाएगा डियर आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे फोटोस्फीयर। क्या हो जाएगा, फोटोस्फीयर हो जाएगा। देखिए फोटोस्फीयर जो है यानी कि जो सूर्य का बाहरी भाग फोटोस्फीयर होता है, इसको ही हम सभी लोग देख पाते हैं। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लेती है। अब देखो वैसे कहें मेरे प्यारे भाई तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं आपने देखा 8 मिनट 20 सेकंड, 8 18 भी होता है। और फिलहाल सेकंड की बात करें तो कुल मिलाकर के लगभग 500 सेकंड का समय बताया जाता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है कितने समय में पहुँचता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 मिनट 18 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आकार के हिसाब से फिलहाल एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी एक हाल ही में क्वेश्चन अपडेटेड हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह की उपग्रह यानी कि जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, इनके दृष्टि से देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो अब हो गया है शनि। पहले कौन सा था, बृहस्पति था, लेकिन हाल ही में नए उपग्रहों की खोज हुई है, इस वजह से शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। आकार के हिसाब से यानी साइज के हिसाब से सौरमंडल सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो हो जाएगा आपका बृहस्पति। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। परिक्रमण काल सबसे कम किसका है, वो हो जाएगा बुध। अब क्यों, क्योंकि गाइस आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध है।
मात्र 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है। सबसे नज़दीक है तो भैया तो जल्दी जल्दी तो पूरा कर ही लेगा, तो सबसे कम समय में बुध ही पूरा करता है। अगला है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व, कहने का मतलब है कि सौरमंडल के सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस ग्रह की है। राइट आंसर जो हो जाएगा डियर आपका वो हो जाएगा पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला सवाल है सोन नदी किस स्थान से निकलती है। सोन नदी जो है यह किस स्थान से निकलती है, ये निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे भाई मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करो, क्योंकि मेहनत तो जी जान सीधत हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करते हैं, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखो मैं बार बार कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये एक तरीके से कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो कहना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे मित्र हैं, ऐसे भाई बहन हैं कि आप बिना कहे लाइक तक नहीं करते हो, कहने के बावजूद तो करते ही नहीं हो, बिना कहे क्या करोगे। तो मेहनत अगर अच्छी लगती है तो मात्र 1 सेकंड का काम होता है, केवल और केवल उंगली या अंगूठे के बटन को दबा करके प्रेस कर देना है बस, और अगर आप उसे लाइक कर देते हो तो मुझे ऊर्जा मिल जाती है। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी नदी नहीं है। हिमालयी नदी नहीं है, इसमें नर्मदा जो है ये हिमालयी नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है। अब इसको आप ध्यान रखेंगे, मैंने अभी बताया ना अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कौन सी गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है, मतलब गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। देखिए गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है ये कौन सी है, यमुना है। तो जो भी यहाँ पे बता रहे हैं यमुना रिवर, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गोमती नदी निकलती है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, लखनऊ जो है मेरे प्यारे भाई ये किस नदी के किनारे है, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये है गोमती नदी के किनारे। और गोमती नदी जो निकलती कहाँ से, पीलीभीत से। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो डायरेक्ट लखनऊ पे टिक करेंगे, लेकिन गलत, क्योंकि हमसे पूछा गया कि निकलती कहाँ से, तो ये हो जाएगा पीलीभीत से। ये नहीं पूछा गया कि किसके किनारे है ना, तो लखनऊ हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। अगला प्रसिद्ध शहर लखनऊ किस नदी के किनारे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। थोड़ी देर पहले क्या करें, अभी जस्ट 2-3 सेकंड 5-10 सेकंड हुआ होगा। जितना जल्दी हो सके ना जल्दी आंसर दो। देखते हैं इसमें गलत कौन देता है। सही वालों की तो संख्या होगी, गलत वालों की देखते हैं। देखिए समझिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। किस शहर के, जो लखनऊ शहर है किस नदी के किनारे है, अभी मैंने आपको बताया ना गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय कह रहा है, वो हो जाएगी आपकी गोदावरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गोदावरी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए गोदावरी की सहायक नदी इसमें कौन सी नहीं है, प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा है, दामोदर नहीं है। राइट क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। जीके का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो यहाँ पे जी के क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अब हम साइंस के क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप में से जो भी मित्र चैनल पे पहली बार विजिट किए, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट होगा। जैसे ही कोई न्यू क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, आप उस क्लास का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए मित्र शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चंस को। चलिए साइंस के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि यक्ष किरणें हैं, यक्ष किरणें जो हैं कैसी हैं। इलेक्ट्रॉन का एक समूह है, धनावेशित कणों का समूह है, या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण है, या ऋणावेशित कणों का समूह है। समझिएगा, यक्ष किरणें जो हैं यह विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो कोई यक्ष किरणें जो हैं ये क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यक्ष किरणें निम्न माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करेगी। अब देखो
निम्न माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करेगी। मेरे प्यारे भाई जो यक्स किरणें हैं ना, ये ठोस माध्यम में सबसे कम दूरी तय करती हैं। इसमें आप ऑप्शन में क्या देख पा रहे हैं, ठोस। ठोस इसमें ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं आयरन, दैट मीन्स लोहा। लोहा राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश की चाल है यह निर्वात में कितनी होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है ना, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति में क्या कहा जाएगा। देखो ये बिल्कुल विपरीत होता है। अगर नज़दीक आप जो वस्तुएं हैं, नज़दीक वाली वस्तुएं अगर आप उसे देख पा रहे हैं तो वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, और अगर दूर की वस्तुओं को आप देख पा रहे हैं तो वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं और जो दूर दृष्टि दोष है इसे हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। हमसे पूछा गया है निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो वो हो जाएगा मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है। देखिए हवा में जो उपस्थित आर्द्रता की मात्रा होती है उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे बता रहे हैं निरपेक्ष आर्द्रता बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। समझिएगा बहुत ईजी है। तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जो मतलब परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, रूपों में अंतर होता है, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऊर्ध्वपतन जो है ये किसे कहा जाता है, तो ठोस से सीधे गैस में। जैसे आपने देखा होगा नेफ्थलीन हो गया या कपूर हो गया। कपूर आपने देखा होगा कि अगर आप रख दें खुले में, बाहर अगर आप खुले में रख दें तो थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चलेगा कि आपने कपूर रखा कहाँ था। मतलब उसका मतलब एक भी कण नहीं बचेगा, है ना। तो जो वो है वो गैस बन करके उड़ जाता है कपूर। वो ठोस से सीधे गैस में हुआ तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कह भी कहा जाता है। पानी का जमाव बिंदु यानी पानी जो है ये किस बिंदु पर जमने लगेगा यानी बर्फ बनेगा, 273 डिग्री केल्विन पर। राइट होगा आपका सी ऑप्शन, 273 डिग्री केल्विन पर। ओके तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, केल्विन में बताया गया। ओके यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति कैसी होगी। तापमान, अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बढ़ेगी। अगला सवाल है हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान कैसा हो। हमें पसीना अधिक तब आएगा जब वायु का तापमान कैसा हो। जल्दी बताइए। बिल्कुल, तापमान अधिक हो और आर्द्र हो। अगला सवाल है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है। मानक ध्वनि यानी मनुष्य के लिए सुनने वाला ध्वनि स्तर 60 डेसिबल है। डेसिबल ध्वनि को मापते हैं हम डेसिबल में। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। बहुत इजी है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बहुत इजी है इसीलिए इसे छोड़ रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन इसको बता सकता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में, ऑनलाइन तो करते ही हो आप, ऑफलाइन। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। बिल्कुल पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक यानी डेंसिटी का जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान
बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित ऊर्जा कैसी होगी? घड़ी की अगर हम चाबी को भर देंगे तो उसमें ऊर्जा जो है मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगी, यांत्रिकी ऊर्जा हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिकी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साइंस के मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए हैं फिलहाल, बहुत ही फिलहाल फिर भी 10-15 क्वेश्चंस तो हो ही गए हैं, 15 नहीं 16-17 क्वेश्चन हो गए लगभग, है ना। तो मेरे प्यारे भाई साइंस के इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और अभी थोड़ी देर बाद आपकी साइंस की स्पेशल क्लास होगी 8:30 बजे, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्लासेस होती हैं, स्पेशल साइंस हम उसमें कवर करते हैं। और एक आज की जो बेहतरीन क्लास है, सुपर क्लास है, ये आपको कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, साइंस की क्लास को ज़रूर देखिए, थोड़ी देर बाद अभी शुरू हो जाएगी, तो आप सभी मित्र जल्दी से जल्दी उस क्लास में जुड़ जाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से दिल के साथ लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन तो होना ही है, बस आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, उसे लगातार ऊर्जा मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।